नहीं बोलेंगे अपराध तो नियंत्रण विधेयक पर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस बिल पर अपनी बात रखूंगा माननीय सभापति महोदय कि राजस्थान आज पिछले 4.5 सालों में जिस मुकाम पर पहुंचा है, मैं समझता हूं कि पिछले 4.5 वर्षों में राजस्थान ने माननीय नेता प्रतिपक्ष माननीय राजेंद्र राठौड़, क्या हो रहा है ये? माननीय सभापति महोदय, राजस्थान संगठित अपराध कर नियंत्रण विधेयक 2023 पर आपने बोलने का अवसर दिया, आपका धन्यवाद। पिछले 4.5 वर्षों में राजस्थान ने इस प्रदेश की 8 करोड़ जनता को क्या दिया? राजस्थान देश में अपराध के मामले में नंबर 1, राजस्थान भ्रष्टाचार के मामले में नंबर 1, राजस्थान बलात्कार के मामले में नंबर 1। पिछले 4.5 सालों में लगभग 10 लाख के करीब अपराध हुए, सांप्रदायिक दंगे 10 गुना बढ़े, पेपर लीक में नंबर 1, 19 बार पेपर लीक होते हैं, बेरोजगारी में भारत के अंदर दूसरे पायदान पर 28% बेरोजगारी दर के हिसाब से, और वादा करने के बावजूद कर्ज माफी हो चाहे बिजली कटौती के मामले में और बिजली के बिलों में बढ़ोतरी करके राजस्थान ने जनता के साथ में जो धोखा किया, मैं समझता हूं कि राजस्थान की सरकार ने 4.5 सालों में ये जो अन्याय किया है, ये आने वाले 4-5 महीने के बाद में जो चुनाव होंगे, प्रदेश की जनता इनको माफ नहीं करेगी। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन माननीय सभापति महोदय, जिस संगठित अपराध की बात करते हैं, जिस भरतपुर में गैंगस्टर कुलदीप जगीना की हत्या हो जाए दिन दहाड़े, जोधपुर के यूनिवर्सिटी कैंप में नाबालिग के साथ में गैंगरेप हो जाए, पेपर लीक के आरोपी सुरेश ढाका अगर 6 मामलों में वांछित हो और उसको अभी तक पकड़ में नहीं आए, अभी हाल ही में गोपाल केशावत, राज्य गुमंतु बोर्ड का पूर्व अध्यक्ष जो कांग्रेस का सदस्य है, 18 लाख रुपए की रिश्वत की राशि लेने के मामले में पकड़ा जाए, और जब ऐसी मुकदमा दर्ज करती, एफआईआर दर्ज करती, उसमें यह आता है आरपीएससी जो मेंबर हैं 2, उनको दलाली की रिश्वत देने जानी थी। अब आप समझिए कि राजस्थान सरकार किस प्रकार से काम कर रही है। और मैं समझता हूं माननीय सभापति महोदय, कल की एक घटना, लगभग 7 से 8 हज़ार के करीब विद्यार्थी जो पंचायत सहायक थे, कल शहीद स्मारक पर धरना दे रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन पुलिस ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज करके उनको हटाया, कई लोग घायल हुए। मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार के नाक पर यह कलंक है। और तो और माननीय सभापति महोदय, आजकल गंभीर अपराध 302 का मुकदमा हो, चाहे 376D हो, चाहे पॉक्सो हो 3/4, या ऐसे अनगिनत मामले के अंदर केस ऑफिसर स्कीम में नहीं लिया जाना कहीं न कहीं सरकार की शिथिलता को दर्शाता है। और आजकल क्षेत्र के अंदर संगठित अपराध के मामले में, चाहे वो कोबरा गैंग हो, चाहे बिच्छू गैंग हो, चाहे कच्छा गैंग हो, ये गैंग एरिया के अंदर सक्रिय है, और चाहे दिन में हो, चाहे शाम को हो, चाहे रात को हो, माँ बहन बेटी परिवार के साथ में अगर निकलते हैं तो उनका घर पे सुरक्षित लौटना भी मुश्किल होता है। क्या कारण है कि ऐसी गैंग पर कोई कार्रवाई नहीं होती है? और माननीय सभापति महोदय, अभी अभी माननीय डीजी साहब ने थोड़े दिन पहले एक राजस्थान में ऑर्डर किया कि दिन में 12 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच में पुलिस थानों के अंदर जो स्वागत कक्ष बने उसमें अनिवार्य रूप से जन सुनवाई हो। मैं चैलेंज करता हूं कि राजस्थान के किसी पुलिस थाने में, किसी डीवाईएसपी सर्किल में कोई अधिकारी, चाहे वो एसएचओ हो, चाहे डीवाईएसपी हो, चाहे एसपी हो, 12 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच में कितनी जन सुनवाई करता होगा? एक बार मेरा दावा है कि इसकी सत्यता को जांच लें। अगर सरकार के उच्चाधिकारी डीजी साहब के ऑर्डर को भी अगर नीचे के अधिकारी नहीं मानेंगे, मैं समझता हूं कि इस सरकार का पुलिस पर कितना कंट्रोल है, यह भी सोचने वाली बात है। और माननीय सभापति महोदय, बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं, मैं समझता हूं कि उनमें भी कुछ सुधार की गुंजाइश है। एक परिवार अपनी बेटी जब 18 साल की हो जाती है और 18 साल के बाद में अपनी मर्जी से किसी के बहकावे में आकर लड़के के साथ में भाग जाती है और अपने घर से अपने माँ बाप के पैसे, गहने, आभूषण लेके चली जाती है। पुलिस में मुकदमा दर्ज होता है, लेकिन कानून की शिथिलता के कारण ना पुलिस वो पैसे बरामद करती है, ना गहने बरामद करती है, और साठ-गांठ करके मिलीभगत करके वो जो परिवादी है, उसके माँ बाप हैं, वो खून के आंसू रोने पर मजबूर करता है। मेरे क्षेत्र के अंदर भी रायपुर पुलिस थाने में ऐसा एक मामला है जहाँ ऐसा कैसा वाकया हुआ
लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है और जो माता पिता हैं उससे लड़की के, वो आज भी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। आज संगठित अपराध के अंदर छोटे छोटे चोर मिलकर मोटरसाइकिल चोरी का गिरोह बना लेते हैं, राह चलते हुए ट्रकों से बाईपास में तिरपाल को फाड़कर सामान चुरा लेते हैं, और पुलिस इस तरीके से भटकाती है कि मेरे क्षेत्र का मामला नहीं है, मेरा नहीं है। लगातार 2-4 दिन बाद में ये पुलिस मुकदमे के लिए भटकाती है, आखिर में पैसे देने के बाद में एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन कई महीनों के बाद भी ना माल बरामद होता है, ना मुकदमे में कोई कार्रवाई होती है। मैं समझता हूँ माननीय सभापति महोदय, अपराध को रोकने के लिए पुलिस के वाहन कितने नकारा साबित होते हैं। आजकल चाहे वो माफिया हो, चाहे बजरी माफिया हो, चाहे वो तस्कर हो, चाहे और भी कोई मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले लोग हैं, जो चाहे फॉर्च्यूनर हो चाहे स्कॉर्पियो, बड़े अत्याधुनिक वाहन लेकर चलते हैं और पुलिस के खटारा वाहन का पीछा नहीं कर पाते, और वो किसी दूसरे दुर्गम रास्तों से चले जाते हैं और अपनी तस्करी को अंजाम दे देते हैं। इसलिए पुलिस के वाहनों को भी अत्याधुनिक बनाने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ माननीय सभापति महोदय, जो पुलिसकर्मी शारीरिक रूप से कमजोर हैं, दुर्बल हैं, जो फिट नहीं है, उनको फील्ड पोस्टिंग कम से कम नहीं दी जाए, उनको नॉन फील्ड पोस्टिंग दी जाए ताकि वो अच्छी तरीके से अपनी जॉब कर सके। और मैं समझता हूं माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से महिला अपराध में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, पिछले 3 साल 4 साल का अगर आंकड़ा हम लोग देखें तो लगातार साल दर साल इस आंकड़े में वृद्धि हुई है। और मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं कमजोरी इस बात की रहती है कि जो अपराधी होते हैं उसके अंदर कानून के बारे में जानकारी नहीं होती, अपराध की सजा के बारे में जानकारी नहीं होती, इसलिए भी अपराधी इस मामले में लगातार लिप्त हो रहे हैं। मैं समझता हूं इसे रोकने के लिए डीवाईएसपी को सर्किल में, एसएचओ को थाने में और एसपी को जिले के अंदर कार्यशाला आयोजित करनी चाहिए ताकि इसके अपराधों की सजा के बारे में उनको जानकारी दे सके। और विशेष रूप से चाहे वो कॉलेज हो, चाहे स्कूल हो, चाहे अन्य संस्थाएं हैं जहां सैकड़ों की संख्या में लोग रहते हैं, वहां इस प्रकार की 1-2 महीने 3 महीने के बाद एक कार्यशाला आयोजित हो ताकि महिला अपराध के बारे में भी अंकुश लगाया जा सके। और मैं समझता हूं माननीय सभापति महोदय, सर्किल में पुलिस थानों से बहुत अत्यधिक दूरी पर पुलिस चौकियां भी है। सरकार ने पुलिस चौकियां नहीं भी खोली है, लेकिन दुर्गम रास्तों पर होने के कारण, उनकी पुलिस थानों से अधिक दूरी होने के कारण भी उनकी व्यवस्था ठीक नहीं होती है, तो उनको व्यवस्थित करने की भी मैं सरकार से मांग करता हूं। और माननीय सभापति महोदय, जैसा कि मैंने पहले बताया, सरकार ने कहा कि अनिवार्य रूप से एफआईआर दर्ज करें, लेकिन क्या सत्यता है इस बात की, कैसे अनिवार्य रूप से दर्ज हो जाए? हजारों लोग प्रतिदिन इस उम्मीद के साथ में पुलिस थाने में जाते हैं कि जो अपराध हो, अपराध के बारे में पुलिस संज्ञान लेगी, मुकदमा दर्ज करेगी, लेकिन आज इतनी एफआईआर दर्ज होने के बाद में भी इसके बराबर की एफआईआर भी दर्ज नहीं हो पाती है। अगर वो और मुकदमे दर्ज होते तो राजस्थान में समझता हूं कि भारत के अंदर भी और ज्यादा नंबर 1 पे आ जाता कि इस एफआईआर के मामले में। मैं समझता हूं कि जेतारण में सदर बाजार में माननीय सभापति महोदय, एक बड़े व्यापारी के साथ में शांतिलाल जी सोनी की दुकान में चोरी होती है, सीसीटीवी फुटेज में अपराधी का फोटो आ जाता है, पुलिस का मुकदमा दर्ज होता है, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी आज उस चोरों का सुराग लगने के बाद भी पुलिस के अंदर जो आभूषण है उनका पता नहीं लगा। ऐसे कैसे? मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं, एक जो डंपर चोरी होता है, चोर पकड़ा जाता है मेवात के अंदर, वो स्वीकार कर लेता है, लेकिन पुलिस की नाकामी के कारण आज भी वो डंपर उससे मालिक को मिल नहीं रहा है। मैं समझता हूं माननीय सभापति महोदय कि पुलिस से एक संगठित अपराध को रोकने में सबसे बड़ा, मैं इसी में कर रहा हूं, संगठित अपराध को रोकने में सबसे बड़े बाधक जो हैं, मैं समझता हूं कि पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे हेड कांस्टेबल एएसआई हो, वो जहां जिस जिले में भर्ती होते हैं उसी जिले में उनकी पोस्टिंग दी जाती है। वो अपराधियों के साथ में साठगांठ करके कहीं न कहीं संगठित अपराध को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। मैं समझता हूं बजरी माफिया हो, शराब माफिया हो, आर्म्स एक्ट हो, एनडीपीएस हो, डकैती हो, इस प्रकार से गैंग जो होती है वो इन कांस्टेबल से अधिकारियों से मिलकर जो अपराध करते हैं, उसके कारण भी राजस्थान में अपराधों का ग्राफ बढ़ा है। मैं समझता हूं माननीय सभापति महोदय, अक्सर ये देखा जाता है एक ही थाने में अधिकांश एक ही कम्युनिटी के लोगों की पोस्टिंग दे दी जाती है, उसके कारण भी अपराध बढ़ जाते हैं। वो अपराधियों के साथ मिल जाते हैं और अपराधियों के साथ मिलने के बाद में किसी प्रकार का डर नहीं होने के कारण एक पॉलिसी बननी चाहिए, जैसे सीआई, डीवाईएसपी, एसपी के लिए पॉलिसी होती है, इसी प्रकार से इन कांस्टेबल के लिए, हेड कांस्टेबल के लिए, एएसआई के लिए ये पॉलिसी होनी चाहिए। वो एक ही जिले के अंदर 2 साल तक अधिकतम नौकरी कर सके, उसके बाद में उसको कहीं और जगह पोस्टिंग मिलती है तो अपराधियों के साथ उसके साथ साठगांठ होती है, उसके बारे में अंकुश लग सके। मैं कहना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, जो फील्ड के अंदर पोस्टिंग जिन लोगों की दी जाती है उनके बारे में कम से कम फीडबैक तैयार करके रखें, ताकि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं जिनके ऊपर 17 सीसी के नोटिस दिए जाते हैं उनको कम से कम नॉन फील्ड पोस्टिंग, फील्ड में पोस्टिंग नहीं देकर नॉन फील्ड अगर पोस्टिंग हम लोग देंगे तो भी ज्यादा ठीक रहेगा। और तो माननीय सभा, कितनी छोटी बात हो गया, आजकल पुलिस का रवैया कैसा हो गया, हम लोग संगठित अपराध रोकने की बात करते हैं, लेकिन पुलिस कांस्टेबल छोटी छोटी धाराओं में, आज धारा 151 को आधार बनाकर रिश्वत की राशि मांगते हैं,
हैं और लगातार कहते हैं कि अगर आपने पैसा दिया तो 151 में पाबंद करके छोड़ दूंगा और नहीं तो संगीन मुकदमे में दर्ज कर दूंगा। ऐसे मामले भी हो रहे हैं। और माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा मेरा ये आपसे निवेदन है कि इस प्रकार के रिकॉर्ड का अध्ययन भी करना चाहिए, जिनके कई ऐसे हैं माननीय सभापति महोदय, कई पुलिस अधिकारी ऐसे हैं जिनको 17 चीज का नोटिस मिलता है, एसडीडी में ट्रैप होते हैं, उनको पुनः फील्ड पोस्टिंग दे दी जाती है ताकि उसमें जो उनके ऊपर जो लगाम लगनी चाहिए वो नहीं लग पाने के कारण मैं समझता हूँ कि अपराध के अंदर वो भी बढ़ा हुआ है। और मैं समझता हूँ माननीय सभा, एक अंतिम बात कहकर मेरी बात को खत्म करूंगा कि आज महिला अपराध के बारे में, महिला अत्याचार को रोकने के लिए हम सब बातें करते हैं, लेकिन आज स्थिति क्या है, चाहे वो पुलिस थाना हो, चाहे पुलिस चौकी हो, चाहे सर्किल हो, उसके अंदर जब तक लेडी ऑफिसर की, कम से कम एक लेडी ऑफिसर की नियुक्ति हम लोग नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा। अधिकांश थानों में ना महिला अधिकारी है, ना महिला पुलिस कांस्टेबल है। तो मैं समझता हूं कि उनको भी इस मामले में जोड़ना चाहिए। और मैं समझता हूं माननीय सभापति महोदय, पुलिस को और अधिक सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है, पुलिस पर सरकार के कंट्रोल की आवश्यकता है। और मैं समझता हूं ये सरकार तुष्टीकरण की राजनीति के कारण आज हिंदू धार्मिक त्योहार आते हैं, चाहे वो रामनवमी हो, चाहे हनुमान जयंती हो, उनके ऊपर तो डीजे पर बैन लगा देती है, जुलूस पर रोक लगा देती है, लेकिन आज कोटा के अंदर पीएफआई का अगर कोई सम्मेलन होगा उसको परमिशन दे दी जाती है। और मैं समझता हूं कि मंदिर और उसके संबंध में अगर कोई छोटी मोटी बात होती है तो तुरंत प्रभाव से पुलिस संज्ञान लेकर, आज मैं आंकड़े तो बहुत लाए हूं माननीय सभापति महोदय कि ये जो अखबार की डेली कटिंग हम लोग देखते हैं, कहीं न कहीं अखबार के अंदर जो चीजें आती है उससे सरकार को संज्ञान लेने की आवश्यकता है। अगर सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेगी तो आम जनता के मन में क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं इसका निवेदन करना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, और सरकार से इतनी ही मांग करता हूं कि संगठित अपराध को रोकने के लिए सरकार एक पॉलिसी लाए, कानून बनाए, ताकि ये जो अपराध हो रहे हैं इस पर लगाम लगाई जा सके। मैं समझता हूं कि सरकार ने 4.5 साल में कुछ किया नहीं, 3 महीने में मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है। इसलिए मैं इस विधेयक को 3 महीने के लिए जनमत जाने तो परिचालित करने का प्रस्ताव रखता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।